नमस्कार, मैं प्रधान ग्राम पंचायत बोर्ड रिशपाल नेटू इस पत्रकार वार्ता में सारे बंधुओं का, सारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि जिन्होंने आज हमारे साथ इस कुछ जो मुद्दे हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के, उनको उठाने के लिए जहां पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ इंटरव्यू देख रहे हो रंजीत भारद्वाज ने अपलोड किया हुआ है। थैंक प्रेसिडेंट श्री करण सिंह पठानिया जी जो अभी जो सरकार ने उनको अपना प्रदेश कांग्रेस ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारा जो आने वाला इतिहास है कांग्रेस पार्टी का भी, जो आने वाले चुनावों में वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब उसके अच्छे नतीजे आएंगे। कारण यह है कि जो जिला की पोस्ट है वो हमें मिलना बहुत बड़ी मतलब बात है और हम आला कमान का इसके लिए धन्यवाद भी करते हैं और श्री करण सिंह पठानिया जी को मुबारकबाद भी देते हैं। भगवान करे कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। बाकी साथियों, वैसे आपने समय समय पर सभी मुद्दों को उठाया है और समय समय पर जो जनता की आवाज़ है उसको आपने फ्रंट फुट पे लेके इंदौरा विधानसभा की बातों को लेके आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दों पे मैं भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, हमें सबसे पहले किसानों की समस्या पे बात करने का, जब हमें देखा पीछे जो हमारा जो पीछे किसान का जो एजिटेशन था, जो सरकार में बैठे हुए थे जिस समय किसान, तो उस समय इतना उन्होंने जो मांगी, उसके बाद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी और उन्होंने किसानों की लगभग अभी तक हमारे इंदौरा विधानसभा की मैं बात करूं तो कोई भी मांग पूर्ण नहीं हुई है। पत्रकार बंधुओं, आपने देखा होगा कि जो हमें नॉर्मल जो कीटनाशक थी वो 40 रुपये की मिलती थी, आज उनको वो 120 रुपये की मिल रही है। यूरिया उनको समय पे नहीं प्रोवाइड हो रहा, मंडियों का उनके लिए कोई आता पता नहीं है। जब पीछे समस्या आई थी मंडियों की, जब पंजाब ने हमारा अनाज लेने से मना कर दिया तो हम कुछ आदमी जाके कृषि मंत्री से मिले तो हमें उन्होंने कहा कि क्या हिमाचल में भी इतनी बड़ी पट्टियां होती हैं, इतने बड़े खेत होते हैं, तो सरकार को ऊपर अवगति नहीं है कि जहाँ पर जो हमारा मंड के क्षेत्र है, जहाँ हमारा माजरा के क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत उत्पादन की क्षमता है और हमें उनके लिए विक्रय केंद्र या फिर कोई जैसे कोई बड़ी मिल लग जाए, गन्ना मिल लग जाए, या कोई अपना वो लग जाए, फ्लोर मिल लग जाए, तो उनकी समस्या कुछ मतलब लेवल तक हद मतलब उनकी सॉल्व हो सकती है। तो मेरे पत्रकार बंधुओं, इसके लिए हम ये विश्वास दिलाते हैं अपने किसान भाइयों को कि कल को हमारी जैसे ही गवर्नमेंट बनती है तो इस मुद्दे को लेकर हम जाएंगे और शुगर मिल की और किसानों की जो फ्लोर मिल है इसके लिए जरूर अपने इन क्षेत्र के लिए बात करेंगे। दूसरी बात आती है नशे की। साथियों, आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि 20 ग्राम चिट्टा पकड़ लिया या 10 ग्राम चिट्टा पकड़ लिया, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि हमने क्यों जो बड़े डीलर हैं या जो इस नशे का कारोबार कर रहे हैं उन पर क्यों नहीं लगाम लगाई, क्यों नहीं वो रुक रहे। और जैसे बोधराज जी का एमएलए जहाँ के थे उस समय क्यों चिट्टा नहीं बिका, चिट्टा किसके राज में से पनपना शुरू हुआ, किसने जहाँ पर चिट्टे को बढ़ावा दिया, किसने बिकवाया, ये बात भी विचार करने योग्य है। क्योंकि आपको भी ज्ञात है कि पिछले 8-10 साल से ही चिट्टे का ज़्यादा जो रिवाज है इस इलाके में आया है। तो इसके लिए हालांकि हमारे जहाँ के युवा कन्नू ठाकर जो कि इसके लिए बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, हमारे और भी युवा साथी, मैं भी खुद उसे का जो अपना नशे के विरुद्ध जो अभियान है उसका सदस्य हूँ। लेकिन इन अभियानों से कुछ नहीं होगा जब तक इन बड़ी मछलियों को हम नहीं पकड़ते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक प्रशासन का या किसी बड़े लेवल के आदमी का इनके पे हाथ नहीं हो, ये नहीं बेच सकते। आप शाम के टाइम में छन्नी में चले जाओ, टोकी में चले जाओ, जहाँ तक कि लड़कियाँ रोड पे पैसे मांग रही हैं रोक कर। ऐसा रिवाज क्यों आ रहा है? हम क्यों इस दिशा की ओर कुछ नहीं कर पा रहे? पीछे कंट्रोल हुआ भी था लेकिन उसके बाद वही हाल है। तो सरकार पूरी तरह नाकाम रही है इस पे। और युवा जो है, जो युवा देश के लिए सोचता है, जो युवा गांव के लिए सोचता है, वो परेशान है।
वो इस सरकार से परेशान है और डेफिनेटली वो आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगा। साथियों, हम सड़क के मुद्दे पे बात करते हैं तो अक्सर जहाँ पर सड़कों के गाड़ी तक भी लिखा गया, लेकिन आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, उस सड़क के मटेरियल की जो उस पे जो क्वांटिटी लगाई है, उस पे जो क्वालिटी लगी है, वो विश्वसनीय ना होने के कारण वो जल्दी ही उखड़ गई हैं। और जो वर्कर, जो लोग उनको उखाड़ उखाड़ कर आपको दिखा रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह है। और हमारा अगर मेडिकल या जो हॉस्पिटल की बात की जाए तो इंदौरा का क्षेत्र ठगा हुआ महसूस करता है। मैं मतलब इस स्तर पे केवल सोचता हूँ कि हमारा जो आबादी है 60-70 हज़ार जो आबादी है, इसके लिए कोई भी मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी नहीं है। आप इंदौरा में चले जाओ, कोई भी वहाँ पर डॉक्टर आपको जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट है देते हैं, उसके बाद वो रास्ता दिखा देते हैं पठानकोट का। तो साथियों, स्वास्थ्य जो जब हम इतना जीएसटी दे रहे हैं, जब हम इतने टैक्स दे रहे हैं, तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा किसके घरों में जा रहा है? तो हमें क्यों नहीं सुविधाएं प्रोवाइड की जाए? आज 4.5 साल के बाद हमें एक एम्बुलेंस के दर्शन हुए थे, वो भी 2-4 दिन, उसके बाद वो एम्बुलेंस फिर कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज आप 108 नंबर पे फ़ोन करके देख लो, आपको इनकी असलियत पता चल जाएगी। सरकार बिल्कुल भी इस मामले में बिफर रही है और हमारे इंदौरा के क्षेत्र के साथ शोषण हुआ है। हॉस्पिटल के मामले में, डॉक्टर्स के मामले में, हमें कोई भी जब भी किसी की शादी होती है तो जैसे वो बाप बनता है तो उसको डर लगता है कि जैसे बच्चा आएगा पठानकोट के डॉक्टर मेरे से 30 से 35 हज़ार ले जाएंगे। जनाब, जैसे डिलीवरी होती है तो उसी समय उसके बच्चे को किसी शिशु वाले में, जो चाइल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पर रख दिया जाता है और मादा बेचारी दूसरी जगह पे होती है। तो जो बाप होता है वो बहुत अपना परेशान होता है। तो मेरी तो ये मांग है कि मेडिकल कॉलेज टांडा की तर्ज पर हमारे यहाँ हॉस्पिटल बने। मैं नहीं कहता कि इंदौरा विधानसभा में बने, नूरपुर में बन जाए, फतेहपुर में बन जाए, ज्वाली में बन जाए, जहाँ पर हमारी जर्नी 30 से 35-40 मिनट की हो, जहाँ पर इमरजेंसी की स्टेज में हम वहाँ पहुँच सके। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे कंदरोड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी में बंदा जॉब करता था और मात्र उसका छोटा सा एक्सीडेंट था, तो पठानकोट के किसी हॉस्पिटल ने उसको एडमिट कर लिया और 1.5 महीने तक उसमें पाइपें लगाई रखी और 9,37,000 रुपये उसे लूट लिया गया। तो ये सरकार मतलब किस तरह से जवाबदेही तय करेगी ये मुझे नहीं पता, पर हाँ, जहाँ की मांग है, इंदौरा विधानसभा की मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज दिया जाए। और उसके बाद स्कूलों की व्यवस्था देख लो कि जैसे जनन प्रक्रिया होती है, उसके बाद जैसे बच्चा 2 साल के बाद स्कूल जाएगा तो उसके साथ फिर व्यापार होता है। क्योंकि जो कांग्रेस ने अपने टाइम में प्राइमरी एजुकेशन की गुणवत्ता बनाई थी, वो आजकल सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। इनकी पूरी कोशिश है कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए और जहाँ पर शिक्षा वीर बना दिए जाएं। कि जैसे आपको पता है कि इन्होंने अग्निवीर बनाए हैं, इन्होंने वाटर वीर भी बनाने हैं, इन्होंने जो एजुकेशन के जो टीचर हैं, इन्होंने मतलब शिक्षा वीर भी बनाएंगे। जे कोई पक्की पॉलिसी लेके नहीं आएंगे और उससे क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। और जो शिक्षा प्रणाली है इनकी वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि हिमाचल जैसी हमारी एक स्टेट को राया साहब कंट्री में फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे लेके आए थे, लेकिन उसको मेंटेन करते हमारे जो शिक्षा के लोग जो हमें पढ़ा रहे हैं उनको ओपीएस का लाभ देते, या जो उनके अंदर भी जो पक्के हुए भी हैं उनके अंदर उनकी स्नोरिटी का भी चक्कर है। ये बहुत जगह पर सरकार इनका शोषण कर रही है, खास करके मुलाजमों का। वो भी लेखा जोखा इनको आने वाले चुनावों में देना पड़ेगा। और साथियों, खनन माफिया है उसकी तो बात ही बहुत अलग है। क्योंकि आए दिन जहाँ पर हज़ारों टन जो मटेरियल जो है जहाँ से पंजाब की ओर जाता है, तो जितने भी हमारे ब्रिज हैं, जितने भी हमारे जो हम अपनी भाषा में बात करें तो जो पेड़ जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर भूमि जो हम जो बांध के जो पानी से सिंचाई करते थे वो सारी बंद हो जाएगी। तो जल्द ही इस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी विधायिका श्री रीता धवान जी जब चुनाव लड़ते थे तो मंड में बड़े ज़ोर शोर से इन्होंने ये उठाया था कि मैं खनन बंद करूँगी। और उसके बाद हुआ क्या वो आप सभी जानते हैं, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि इनको खुद के क्रैशर इनके हैं। बाकी हमारे वन मंत्री बिल्कुल साथ के थे। तो खैर काटुओं का पिछले 4.5 साल में इतना जोर रहा
कि इनका आरा बंद नहीं हुआ। आजकल इलेक्ट्रिकल आरे भी हैं, पेट्रोल वाले आरे भी हैं, तो वो आरा आपको चलता ही नजर आया। और आप देख लो लगातार खैर के जंगलों के जंगल खाली हुए, पर सरकार के कान पर जू नहीं लगी। इसका क्या कारण था? आम आदमी तो यही सोचता ना कि जे क्यों चला काम, क्यों कटे खैर, किसने संभालने थे, किसकी जिम्मेवारी थी। ये सब प्रश्न युवा के मन में है, आम लोगों के मन में है, किसान के मन में है, जिसका खमियाजा आने वाले दिनों में चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उसके बाद रोजगार की बात करें तो रोजगार के नाम पे तो सरकार पूरी तरह विफल हुई है। पत्रकार बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ थी, प्रताप वायर है, TCM है, KK वायर है और भी बैक्सम वायर है, कई हमारी इंडस्ट्रियाँ हैं। तो वो इंडस्ट्रियाँ धीरे धीरे बंद हो रही हैं। वो क्यों बंद हो रही हैं? जब देश में एक कहावत थी कि सोने से लेके हवाई जहाज तक बाहर से आता था, आज क्या हम उसी ओर जा रहे हैं? क्या हमारे उत्पादन जो हैं क्यों बंद हो रहे हैं? हमारे जो मिल के मालिक हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो क्यों इंडस्ट्रियां बंद कर रहे हैं? और राजा वीरभद्र की देन से अगर हमें कंदरोड़ी में डाकलड़ा में एक बड़ा सुंदर इंडस्ट्री एरिया मिला था, तो उस पर अभी तक प्लाट खाली क्यों है? क्यों नहीं इंडस्ट्री चली? और अगर एक का दुक्का चली भी है तो उसमें हमारे लोकल लोगों को क्यों नहीं प्रेफरेंस दी गई? हमारे लोकल युवाओं को क्यों कभी चेयरमैन श्री मनोहर धवान के पीछे भागना पड़ता है, कभी विधायिका श्री रीता धवान के पास जाना पड़ता है? क्यों उन बच्चों को रोजगार नहीं दिया गया? वहाँ पर बाहर के लोग क्यों सेटल हैं? क्योंकि अगर हमारे एरिया में इंडस्ट्री लगती है तो सबसे पहले हक हमारा यहाँ का बनता है, जहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है तो अवश्य ही जब भी कोई रोजगार की बात आई तो सबसे पहले इंदौरा विधानसभा क्षेत्र, फिर उसके बाद आसपास के जो हमारे हिमाचल के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद फिर बाहर के लोगों को देखा जाएगा। ये कोई पॉलिसी नहीं बनती कि अगर 20 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसियाँ आई तो आपने 20 के 20 बाहर के रख लिए। जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजीनियर नहीं थे, जहाँ पर युवा कार्य करने योग्य नहीं था, आपने हर जगह अपनी विफलता दिखाई थी और जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे आपने समय दिया,